जय हिंद। कर्नल बलवंत सिंह, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद उधमपुर। एक्सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम्स को लेके काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पहले भी अपलोड किए हैं और काफ़ी कुछ अपने पूर्व सैनिक भाइयों को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो आज हम बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन का पहला हक आपकी वाइफ का है, जिसका पार्ट 2 ऑर्डर सही तरीके से होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में एंट्रीज होनी चाहिए, सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ, और ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होना चाहिए। वो जो रिटायर हो गए हैं, अपने पेंशनर्स हैं, उनका जहाँ पेंशन अकाउंट है वो जॉइंट होना चाहिए उसकी वाइफ के साथ में। अब बात करते हैं अलग अलग तरह की फैमिली पेंशन की। तो पहले हम कवर करते हैं लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन उन फैमिलीज़ को मिलती है जो जवान, हमारे जो जवान एक्टिव ऑपरेशन में LOC के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर या कहीं मिलिटेंटों से लोहा लेते हुए जो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलती है, जो फुल पे होती है, जो लास्ट पे डाउन है वो पेंशन के रूप में उनको दी जाती है। दूसरा है स्पेशल फैमिली पेंशन। स्पेशल फैमिली पेंशन जो है वो उन फैमिलीज़ को मिलती है जैसे कोई सोल्जर अपने सर्विस के दौरान में कोई इंजरी या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम हो गई और वो एट्रीब्यूटेबल या एग्रीवेटेबल बाई मिलिट्री सर्विस है, तो उसकी वजह से उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ को 60% जो भी उनके जो स्पाउस है उनको 60% ऑफ द लास्ट पे डाउन पेंशन के रूप में दिया जाता है। उसके बाद इन्हेंस फैमिली पेंशन, जो भी सोल्जर सर्विस के दौरान में जिसकी डेथ होगी, पहले इसमें क्लास था कि 7 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, लेकिन 1 अक्टूबर 2019 से ये क्लास हट गया और जितनी भी मतलब जो सर्विस के दौरान में जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ होगी, तो उसकी फैमिली को 50% ऑफ द लास्ट पीरियड ऑन पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो जिसका एक उन्होंने पीरियड रखा कि जिस डेट को जो पेंशनर था वो 67 ईयर्स का हो जाना था, या 7 साल पेंशन लेते हुए हो गए 7 साल, तो जो भी पहले हो जाए तो उसके बाद वो पेंशन ऑर्डनरी उसमें आ जाती है। ऑर्डनरी पेंशन, नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाती है उसके बाद, बट 7 साल तक मिलती है या 67 ईयर्स ऑफ पेंशनर्स एज तक मिलती है। उसके बाद आपकी नॉर्मल फैमिली पेंशन। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन आपको पता है कि जो आपको मिल रही है पेंशन 50% ऑफ दी लास्ट पे डाउन होती है, और उसमें 7 साल तक या 67 ईयर्स तक उसका जो उसकी जो अमाउंट है वो 50% ही रहती है। अगर उसके बीच में उससे पहले अनफॉर्चुनेटली किसी पेंशनर जो भी इंडिविजुअल पेंशन ले रहा है उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ को फुल 50% ही मिलती है 7 साल तक या 67 ईयर्स ऑफ एज, वट एवर इज अर्लियर। और उसके बाद में वो ऑर्डनरी फैमिली पेंशन मीन्स 30% में आ जाती है, और वो आप उसकी लीगली वेडेड वाइफ को मिलती रहती है। और उसके बाद में अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की भी डेथ होगी, तो उसके बच्चों को इन द ऑर्डर ऑफ मैरिट, लाइक ऑर्डर ऑफ बर्थ में, फर्स्ट सबसे बड़े को पहले, फिर उससे छोटे को, फिर उसके छोटे को। अब सबसे बड़े को जब मिलती है तो 25 साल से नीचे होना चाहिए, उसकी कोई अपनी अर्निंग नहीं होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, तो तब उसकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है। उसके बाद अगर उसको कमाना शुरू कर गया 9,000 प्लस DA का जितना बनता है अमाउंट, अगर उसको उसने मंथली कमाना शुरू कर दिया तो वो डिपेंडेंट नहीं रहता, तो फिर नेक्स्ट जो है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है पेंशन। उसका इंटीमेशन इंडिविजुअल को खुद जाके पेंशन पेइंग अथॉरिटी को करना पड़ता है थ्रू जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस हैं, वेटरन सेल्स हैं, इनके थ्रू। और इस तरह से जब सभी बच्चे 25 साल क्रॉस करके या शादियां हो गई या फिर उनको अर्निंग जो है वो 9,000 प्लस DA से ज़्यादा हो गई, जो भी एक ले डाउन अमाउंट रखी हुई है, तो उनकी एलिजिबिलिटी फिर पेंशन के लिए नहीं रहती है। लेकिन उसके बाद अगर कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा फैमिली में है, तो वो पेंशन फिर उसको ट्रांसफ़र हो जाती है पूरी लाइफ के लिए, चाहे वो मैरिज करे। हाँ, उसका ये है कि वो अपने कमाने लायक नहीं अगर वो है, तो उसको पेंशन सारी उम्र भर मिलती रहती है, क्योंकि उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो खुद अर्न कर नहीं सकता है। तो उसका इंटीमेशन हर 5 साल में सबमिट करना पड़ता है पेंशन पेइंग अथॉरिटीज़ को। और उसका जो एक सर्टिफिकेट बनता है वो मेडिकल बोर्ड बनता है, उसमें उसकी डिसेबिलिटी देखी जाती है,
उसमें स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं, जो जैसे कि इसको मेंटल प्रॉब्लम है या कोई और रिटार्डेशन, तो उसको उस हिसाब से ग्रेड किया जाता है कि ये पेंशन अपना रोजी रोटी कमाने के लायक नहीं है, ये अर्निंग नहीं है इसकी कोई, तो उसको पेंशन उसकी कंटिन्यू रहती है। तो उसके लिए कोई क्लास नहीं है कि वो शादी कर लेगा या 25 साल का हो जाएगा या, है ना, ये क्लास उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको ताउम्र ये पेंशन मिलती रहती है। अभी कई बार क्या होता है कि एक अनमेरिड मैंने कहा कर लिया, जैसे बिड्डो है और वो बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस है, और वो उसे रीमैरिज कर लेती है, तो उसको भी पेंशन कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर वो बच्चे लेके ना जाए तो उसको, बच्चे तो पेरेंट्स के पास रह गए, मीन्स पेंशन के पेरेंट्स के पास रह गए, या बच्चे ही रह गए और बाकी जो है ना वो उसने रीमैरिज कर ली, तो तब 60% पेंशन जो है वो बच्चों को या पेरेंट्स जो उसको देख रहे हैं उनको मिलेगी, और 30% उसको मिलती है जो रीमैरिज कर लेती है, ऐसी कोई विडोड कोई लेडी। तो इसका ये क्लास है। उसके बाद में अगर कोई बच्चा है जिसका फादर की तरफ से भी उसको पेंशन लगनी है और मदर भी उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, उसकी पेंशन लगनी है, तो उसके लिए दोनों पेंशनों का प्रावधान है। ये नहीं है कि एक पेंशन से उसको इनकम सोर्स हो गया तो उसको दूसरी पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों पेंशनें उसको मिलेंगी दोनों पेरेंट्स की तरफ से। और हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक जैसे शादी, एक ही शादी अथाइज है, दूसरी शादी नाल एंड वाइड हो जाती है करनी भी है। लेकिन अभी दूसरी शादी से बच्चे हो गए और पहली जो वाइफ है वो भी सर्वाइव करती है, तो बच्चों के लिए 50-50 उसके लिए प्रावधान है कि उसको 50% ऑफ दी पेंशन मिलेगी बच्चों को। जब पहली वाइफ से बच्चे रह गए हैं, नेक्स्ट जो वाइफ है जो विडो है उसकी, तो उसके 30-30 आपस में डिवाइड हो जाता है। जब दो बच्चे इकट्ठे हैं, जैसे आप देखते हैं कि भाई बच्चों को मिलनी है लेकिन दो बच्चे ट्विन हो गए, तो ट्विन को भी पेंशन 50-50% जो है वो डिवाइड हो जाती है। और डिवोर्स डॉटर्स हैं, अनमैरिड डॉटर्स हैं, उनको जब पूरी फैमिली में और कोई उस ऑर्डर में नहीं रहता, जैसे पूरे बच्चे 25 साल के क्रॉस कर गए और उसकी कोई अनमैरिड डॉटर है जो 25 साल बेशक क्रॉस कर चुकी है, तो फैमिली पेंशन उसको मिल जाती है। अगर उसकी कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तो अर्निंग नहीं है, तो इस तरह डिवोर्स डॉटर का है कि डिवोर्स डॉटर को भी अगर कोई और उसकी इनकम सोर्स नहीं है तो उसको भी पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो भी है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी ये जो डिवोर्स डॉटर है, लेकिन इसका जो केस चल रहा होता है कोर्ट में, वो जो पेंशनर है उसके सर्वाइवल टाइम में होना चाहिए, और बाद में जब उसका डिसीजन हो जाता है कि वो डाइवोर्स है तो उसको फैमिली पेंशन मिल सकती है। तो आगे इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं जो एक एपिसोड में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, उसको बाद में और थोड़ा हम ज़्यादा उसमें लाइट डालेंगे। लेकिन जनरल रूल यही है, पेंशन रूल CCS 1972 में जो इंश्राइंड है वो यही रूल्स हैं अभी तक, और उसमें कुछ एक अमेंडमेंट्स होती रहती हैं आगे। तो ऐसे हम अपने आपको अपग्रेड करते रहेंगे और आपस में ये ज्ञान साझा भी करते रहेंगे। और अगर कोई पूर्व सैनिक भाई अगर कोई देखता है कि किसी विडो की पेंशन किसी वजह से नहीं लग पा रही है, तो उसके पहले रूल्स पता करके उसके लिए अप्लाई करें तो उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दीज आर द जनरल रूल्स ऑफ द फैमिली पेंशन। बाकी जो उसको और आगे फिर हम ज़्यादा थोड़ा सा उसमें लाइट डालेंगे जब भी कोई कुछ अमेंडमेंट या इसमें कोई और चेंज आती है। तो टिल दैट टाइम, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ फिट। गॉड ब्लेस। जय हिंद।